इनके बच्चे पढ़ेंगे विदेशों में और हमारे ये गरीब और शरीफ मुसलमान खाएंगे मुकदमे, डंडे खाएंगे, जेल जाएंगे। और जैसे सांप बैठ जाता है ना कुंडली मार के, ऐसे ही बैठे हुए कि अब कहीं जांच ना हो जाए, जांच होगी तो ये जेल जाएंगे। इसी तरह से जो और ये मदनी एंड टीम है, इधर ये ओवैसी एंड टीम है, इधर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। आज देखिए कांग्रेस जो मुसलमानों की हितैषी बन रही है, सारा करा धरा तो उसी का है। और वो लेफ्ट के लोग वो भी चिल्ला चिल्ला के वहां बात कर रहे हैं। वो तो जो कहते हैं धर्म एक अफीम है, वो तो धर्म के ही खिलाफ है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़पेपर पर। मैं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। इस वक्त हमारी मौजूदगी शाहीन बाग में है और आप मेरे पीछे शाहीन बाग की बड़ी मस्जिद को भी देख सकते हैं। हमारी मौजूदगी का कारण है वक्फ बिल संसद में पास हो चुका है। वक्फ बिल आपको बता दूं कि लोकसभा में भी बहुमत के साथ पास हुआ और राज्यसभा में भी पास हो चुका है। अब वक्फ बिल को इसके पास होने के बाद में इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया है, जहां से हस्ताक्षर के बाद इसे कानून के रूप में प्रस्तावित कर दिया जाएगा। इस वक्त हम तमाम आप देख सकते हैं शाहीन बाग के मुसलमान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं और इस बिल के अब कानून बनने को लेकर के इन लोगों का क्या कहना है ये भी आपको हम बताएंगे। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़पेपर पर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शहजाद अली नाम है मेरा। शहजाद अली जी, वक्फ बिल संशोधन को लेकर के 17 मार्च को हो हल्ला हुआ था। वो हो हल्ला भी समाप्त हुआ। लगातार कहा गया था कि अगर ये बिल आता है तो ये गरीब और ये मुसलमान के गर्दन पर तलवार है, ये ओवैसी जी ने भी कहा था। लेकिन अब बिल ये लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इसको इंतजार है, फिर कानून बन जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, जो आज सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, ये संशोधन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो अमेंडमेंट हुआ है, जो राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है, ये नौबत क्यों आई है, इसके पीछे की जो कहानी है उसको समझने की ज़रूरत है। हमारे देश के अंदर सबसे पहले जो एक्ट बना 1923 में बना। अमेंडमेंट पहले भी हुए हैं, 1954 में हुआ, 1955 में हुआ, 1995 में हुआ, कांग्रेस के टाइम में, ड्यूरेशन था कांग्रेस गवर्नमेंट। उसके बाद 2013 में हुआ, 2013 में भी कांग्रेस। उसके बाद अब 2025 में आ गए आप। इस देश को नहीं, इस पूरे दुनिया को अगर वक्फ का कॉन्सेप्ट दिया है तो वो इस्लाम ने दिया है। जानते ही नहीं थे लोग वक्फ क्या होता है। आप चले जाइए, मैं बिल्कुल शुरुआत से बात कर रहा हूँ। जब ये दुनिया की शुरुआत हुई आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद तमाम नबी आए, उसके बाद हमारे खलीफा आए। पहले खलीफा आए हज़रत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा आए हज़रत उमर। उनके दौर में वक्फ की शुरुआत हुई। वक्फ होता क्या है, क्यों दिया जाता है, किसके लिए होता है? आदमी अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद जो वक्फ करता है अल्लाह के नाम पर, यानी दान करता है, वो करता है मिस्कीनों के लिए, वो करता है गरीबों के लिए, वो करता है दबे कुचले लोगों के लिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो समाज के एतबार से, कारोबार एतबार में, हर चीज़ में पिछड़े हुए हैं, जो महिलाएं बेवा हैं, जो बच्चे यतीम हैं, उनके लिए वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद जो आदमी देकर जाता है, यानी वक्फ करके जाता है, दान देकर जाता है, वो इसलिए देकर जाता है कि उस ज़मीन से वो जो तबका है, वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो यतीम हैं, वो कमज़ोर हैं, दबे कुचले हैं, वो पिछड़े हैं, उन लोगों को उस ज़मीन से फैज़ पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे। अब फ़ायदा कैसे पहुँचेगा? उस पे हॉस्पिटल बने, उस पे स्कूल बने, उस पे मेडिकल कॉलेज बने, उस पे बेहतरीन से बेहतरीन कोई दुकानें बने, कोई मॉल बने। ऐसा काम जो समाज का कल्याण हो सके, ऐसा काम जिससे समाज का जो अब तबका पिछड़ा हुआ है, जिसकी बात देश के वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी जी करते हैं, पिछड़े हुए आखिरी आदमी की बात करते हैं, जो उसका अपलिफ्टमेंट हो सके, यानी वो आर्थिक स्थिति से अपनी शिक्षा की स्थिति में सुधार हो सके, वो भी मेन स्ट्रीम के साथ में आके कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। यही बात मोदी जी समझा रहे हैं, अमित शाह जी समझा रहे हैं, तमाम जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं किरण रिजिजू जी वो भी समझा रहे हैं कि इस बिल से तमाम गरीब और यतीम लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन विपक्ष के लोग, अब कांग्रेस सरकार तो कह रही है कि हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, इस बिल के खिलाफ में जा रहे हैं, ये मुसलमानों पर थोपा जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, इस प्रकार की बातें कही जा रही है। नहीं, पहली बात तो आप ये समझिए, देखिए संसद में पास हुआ है, बहुमत से पास हुआ, वोटिंग 288 के साथ में हुआ है, फिर राज्यसभा से हुआ है, राज्यसभा में 128 वोटिंग के साथ में हुआ है। तो ये कहना कि गैर संवैधानिक, ये बेकार की बातें, ये इन्होंने राग आलाप रखा है, उसको बार बार अपने संविधान को हाथ में लेके वो दिखाना है और गीत गाना है।
सारा काम संविधान के, जो संविधान का तरीका है, संविधान के अंदर ही हो रहा है। ये संसद के अंदर हो रहा है, संसद संविधान के तरीके से ही तो चल रही है। लेकिन विपक्ष के नेता ये भी कह रहे हैं, दूसरी बात, जो जेपीसी बनी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, पूरा मौका दिया, करोड़ों लोगों के वहाँ व्यूज आए हैं, करोड़ों लोगों की वहाँ विचार पहुंचे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर पूरा मौका दिया डिस्कशन का, चर्चा का, डिस्कशन का मौका दिया। जो जेपीसी के अध्यक्ष बनाए, जगदंगी का पाल साहब नाम है उनका, और मेंबर्स तमाम जो उसमें वो थे, जितने भी राज्यसभा और लोकसभा के, तो तमाम लोगों को पूरा मौका दिया गया अपनी अपनी बात रखने का। तो ये थोपना के जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ये बिना वजह की बात है। अब आप समझिए, इन लोगों के पेट में दर्द होने का कारण क्या है? जो मरोड़ा सा मार रहा है ना पेट के अंदर, वो दर्द सा जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है ये समझिए आप। 60 साल, कमोबेश एक आध साल कांग्रेस राज किया है। कांग्रेस के टाइम में जितने चेयरमैन रहे हैं, जितने मेंबर रहे हैं वक्फ बोर्ड के, जितने मुतवल्ली रहे हैं, इन्होंने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लूट के खाया है। आप देखिए, आज ओवैसी साहब चिल्ला रहे हैं, बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं मुसलमानों के लिए। वो खुद 4-5 हज़ार करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हैं। जो ये इधर एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो ये एनजीओ ये गीत गा रहे हैं, इससे पहले तो कभी ये जागे नहीं है, तमाम प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है। आज ये अमेंडमेंट हो रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है, ये भी उस वक्फ की प्रॉपर्टी पे जो जैसे सांप बैठ जाता है ना, कुंडली मार के ऐसे ही बैठे हुए हैं कि अब कहीं जांच ना हो जाए। जांच होगी तो ये जेल जाएंगे। इसी तरह से जो और ये मदनी एंड टीम है, इधर ये ओवैसी एंड टीम है, इधर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो दर्द इन्हीं लोगों के, खास ये जो परिवार हैं चंद, ये कहिए खानदान है, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और ये चाहते क्या थे, इनकी मंशा क्या थी? इनकी मंशा थी जो इस देश का शरीफ गरीब मुसलमान है, उसको ये बहला फुसला के, गुमराह करके, उकसा के रोड पे लेके आने की इनकी मंशा थी। कि वो रोड पे आ जाए और रोड पे आके लाठी डंडा वो खाए, मुकदमे वो खाए, जेल में वो जाए, और भूखे उनके बच्चे भूखे मरें और मलाई ये खाएं वक्फ बोर्ड की। ओवैसी साहब तो बिल फाड़ दिए, इतने खिलाफत के, देखिए तो मुसलमानों पर जैसे कि तलवार चल गई है, बिल फाड़ दिया कि हम तो नहीं मानेंगे कानून। ये बौखलाहट है उनकी। इतने ही हमदर्द हैं तो जाके देखिए हैदराबाद के अंदर जिस वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर उनके कॉलेज और स्कूल जो बने हुए हैं, लाखों रुपए फीस के लेते हैं, वो कौम के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं? इस प्रॉपर्टी से, इस वक्फ की प्रॉपर्टी से अगर हमारे लोगों का सही इस्तेमाल होता, जो ठेकेदार बने हुए हैं ना, ये जितने भी ठेकेदार है, अगर सही इस्तेमाल करते तो आज इस देश के अंदर एक भी मुसलमान गरीब ना होता, एक भी मुसलमान अशिक्षित ना होता। आज लिटरेसी रेट 10-12% भी हमारा ग्रेजुएशन डाटा नहीं है, 90% इलिटरेसी है। पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा? कहीं खोलना चाहिए था कोई स्कूल, कोई कॉलेज खोलना चाहिए। कहीं ना कहीं साजिश की गई ना, और कांग्रेस के टाइम में ये सारा हुआ। आज देखिए कांग्रेस जो मुसलमानों की हितैषी बन रही है, सारा करा धरा तो उसी का है। और वो लेफ्ट के लोग, वो भी चिल्ला चिल्ला के वहाँ बात कर रहे हैं। वो तो जो कहते हैं धर्म एक अफीम है, हाँ? वो तो धर्म के ही खिलाफ है। इस्लाम तो छोड़िए, सारे धर्म के ही खिलाफ हैं। उन्हें बड़ी एकदम हमदर्दी और मोहब्बत अलग चल रहा है, बोले जहाँ हमें कुछ मिल जाए वहाँ लग जाओ। समझिए, ये सारे इनके ढकोसले हैं। इन्हें अपनी जो ज़मीन है वो खिसकती हुई नज़र आ रही है, और दर्द इनके पेट में इसलिए हो रहा है जो हज़ारों करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है कब्जा के बैठे हैं। अब कल आप देखिए, जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं गुलाम अली खटाना साहब, उन्होंने राज्यसभा में कहा खुल के कि अब इसकी जांच होनी चाहिए। मोदी जी से दरख्वास्त की है, जो देश के हमारे गृह मंत्री साहब हैं अमित शाह साहब, उनसे कहा है कि सीबीआई की जल्दी से जल्दी इनकी जांच करानी चाहिए। अब जांच होते ही आप देखना इनका क्या हाल होगा, ये जेल जाएंगे। कांग्रेस सरकार पर जी, ये उन गरीब मुसलमानों की, उन कमज़ोर लोगों की आह है, उनकी बद्दुआ है। ये इस देश, इस दुनिया का मालिक अल्लाह है। इस दुनिया को जो चला रहा है वो अल्लाह चला रहा है, वो ईश्वर चला रहा है। आप देखिए, जैसे म्यांमार में आपने देखा ना किस तरह से जुल्म हुआ मुसलमानों के ऊपर, यानी पूरी इंसानियत के साथ। एक तबका मुसलमान है वहाँ, और भी इंसान है, लेकिन ख़ास करके मुसलमानों के साथ जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ता है, तो फिर जो है ना, जब अल्लाह की लाठी चलती है ना, तो उसमें आवाज़ नहीं होती। तो आज ये जो मोदी जी से काम ले रहा है ना अल्लाह, ये मोदी जी अपने आप थोड़े ही कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में अल्लाह डाल रहा है। आदम की औलाद हैं हम सब,
मोदी जी भी आदम की औलाद हैं। जब चर्चा हो रही थी तब भी भाजपा ने कहा कि भाई 2013 में कांग्रेस ने अचानक से जब इसे मालूम चला कि अब सत्ता से बाहर हो सकती हैं तो मुसलमान वोट बैंक को खुश करने के लिए 123 प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी। ये एक तरीके से भाजपा कहना चाह रही है कि एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। वक्फ के बड़े बड़े लोग और कांग्रेस के बड़े बड़े राजनेताओं ने मिलकर के एक बहुत बड़ा घोटाला किया है। दिल्ली का ही आंकड़ा बता देता हूँ। दिल्ली के अंदर 11 साल कमोबेश केजरीवाल की सरकार रही है। चेयरमैन अमानतुल्लाह खान रहा है 2 बार लगातार। दिल्ली के अंदर आप ये डाटा अपने लेवल पे भी सर्वे करना है। मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप चौथे पिलर हैं इस देश के, आपका भी बड़ा रोल है, तो ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप इस पे सर्वे जरूर करना। मेरे कहने से दिल्ली के अंदर 600 कब्रिस्तान थे। कितने? 600। इन 11 साल से पहले दिल्ली में सरकार केजरीवाल की आने से पहले सरकार 11 साल रही, अब सरकार चली गई। दिल्ली के अंदर 86 कब्रिस्तान बचे हैं। कहाँ गए 514 कब्रिस्तान? जवाब दे दें। उनके जो पूर्व चेयरमैन हैं, जो पूर्व सीएम रहे हैं दिल्ली के, केजरीवाल साहब या उनके मंत्री, बेच खाए। हाँ, वो गरीबों का, यतीमों का, कब्रिस्तानों को बेच खाया। कहाँ से आगे इनके पास ये दौलत है? लेकिन फिर भी मुसलमान खजाना मिला था क्या? वो गड़ा हुआ कोई देग मिल गई थी क्या खजाने की? ये अगर जो माल इन्होंने लूट के खाया है, ये वहीं से पैसा आया है। जो दुबई में प्रॉपर्टी बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, अभी हम एनएफसी और निज़ामुद्दीन में कोठियाँ खरीद रहे हैं। तो ये सब जांच का विषय है। और मेरी दरख्वास्त है आपके माध्यम से कि अगर मेरी ये बात जो हमारे देश के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे जो गृह मंत्री साहब हैं अमित शाह साहब, वहाँ तक अगर ये मेरी बात पहुँचती है तो इन लोगों की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड पर जो ये आरोप लगता है कि चल अचल संपत्तियां वक्फ बोर्ड की कई हैं, दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पर वक्फ बोर्ड ये दावा करता है कि भाई मेरी संपत्ति है। शाहीन बाग में ऐसे कई संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारी संपत्ति है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई प्रूफ नहीं है। अभी जब से ये बिल पास हो गया है तो कहा जा रहा है कि भाई ऐसी तमाम संपत्तियों पर अब संकट के बादल मंडरा गए हैं। यूपी में योगी बाबा तो अब वहाँ से तो फरमान आ रहे हैं कि एक्शन भी शुरू हो चुका है कि भाई जहाँ प्रूफ नहीं है, पेपर नहीं है, कागज नहीं है, वो तमाम चीज़ें जो हैं अब सरकार के अधीन हो जाएगी। तो कह रहे हैं मुसलमान तबके को नाराज़गी है कि ये ऐसे तो दिल्ली में भी खतरा मंडरा रहा है, शाहीन बाग में कई संपत्तियाँ होगी जहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ 3 जो पॉइंट है जिस पे एक भ्रम फैलाया गया, हमारे लोगों को डराया गया, जिस पे सबसे ज़्यादा के जी प्रॉपर्टी छिन जाएगी, ये हो जाएगा, मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगे। पहले नंबर पे जो बात हो रही थी कि जी सारी पावर डीएम को दी जाएगी, वो सरकार ने मान लिया है। वो जैसे चल रहा था ऐसे ही चलेगा। मुतवल्ली जैसे चला, मुतवल्ली होता है मैनेजर जो केयर टेकर जो होता है, वो जैसे चल रहा था ऐसे ही चलेगा। तो वो डीएम वाली बात मान ली है सरकार ने। दूसरे नंबर का जो पॉइंट था कि इसको डिजिटल करेंगे, डिजिटलकरण करेंगे इसका, यानी डॉक्यूमेंटेशन की बात। आपको याद होगा 2006 के अंदर जो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस वक्त भी ये कहा गया था कि इसको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ जितनी भी है उसको डिजिटलाइजेशन उसका होना चाहिए, यानी डिजिटलकरण होना चाहिए। एक पोर्टल पे उसका पूरा अपडेट होना चाहिए। इसमें क्या बुराई है भाई? बताओ, इसमें क्या बुराई है? तो होना चाहिए। आज भी वही बात हुई है तो होना भी चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट था कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़, यानी बिल जो अभी पास हो रहा है, इससे पहले जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। वो बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं, अमित शाह साहब भी बोल रहे हैं, तमाम हमारे जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के या लोकसभा के, सबने बोला है कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी किसी तरह की। तीनों पॉइंट्स में बात हो गई है। उसके बाद आप देखिए, पहले ख़ास करके पहले जो बैकवर्ड मुस्लिम है, जो पिछड़े मुस्लिम है, जो ओबीसी मुस्लिम है, उनको मेंबर नहीं बनाया जाता था। अब 2 मेंबर होंगे, मैंडेटरी 2 मेंबर बनाने ही पड़ेंगे। सारा उसमें एक सिस्टम बना दिया है। 2 महिलाएं भी होंगी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब एक चीज़ उन्होंने ये रखी है उसमें कि 11 लोगों की टीम होती है स्टेट में, कमेटी की जो होती है, उसमें एक एमएलए भी होता है, एक एमपी भी होता है। हर एक स्टेट में एमपी मुस्लिम नहीं मिल पाता, जिस वजह से उन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि उसमें गैर मुस्लिम भी मेंबर हो सकता है। चैरिटी में होगा तो वो तो कहीं ना कहीं सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, मतलब 5-6 लाख एकड़ प्रॉपर्टी, और उसका जो उससे जो जरिया माश, जो उससे पैसा कमाई जो आ रही है, वो कितनी आ रही है? 163 करोड़, 200 करोड़ भी नहीं है। आज जो बात हो रही है वो कितने की हो रही है? 12,000 करोड़ की बात हो रही है। हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। तो किसको फ़ायदा होगा इसका?
आप वो बिल को, मैं कह रहा हूँ सबसे आपके माध्यम से, वो बिल है मेरे पास भी, आप भी उसको डाउनलोड करके आप उस सब जितने हमारे देश के मुसलमान भाई हैं उसको पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुँचाएं। और पढ़ने से ही पता चलेगा उसमें है क्या नहीं है। इन लोगों के डराने में, गुमराह करने में बिल्कुल आने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। ये खुद बनेंगे MP MLA, इनके बच्चे पढ़ेंगे विदेशों में और हमारे ये गरीब और शरीफ मुसलमान खाएंगे मुकदमे, डंडे खाएंगे, जेल जाएंगे। इनकी मंशा को समझिए, इनकी मंशा साफ नहीं है बिल्कुल भी। आज भी हमने देखा कि शाहीन बाग में भी फ्लैग मार्च हो रहा था, तमाम जो टुकड़ियां हैं, सैन्य बल हैं, वो भी यहाँ पर लगातार जो हैं वो दस्तक दे रहे थे। क्या लग रहा है, शाहीन बाग की एक इमेज बनी हुई थी कि यहाँ अगर वक्त बिल आ जाता है तो सबसे पहले अगर कहीं धरने की संभावना है तो शाहीन बाग में है। कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। एकदम बिल्कुल अमन है। पूरा जोर तरीके से आपने पूरा सर्वे भी किया होगा, देखा भी होगा, एकदम शांति है। वो चंद लोग हैं जो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उनको एक वो मोबिलाइज कर लें लोगों को, वो किसी भी तरह से उनको उकसा लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मुसलमान समझदार, उसे समझ में आ गई। जैसे इन्होंने CA के नाम पे कोशिश करी थी, देखा आपने, आज तक मुझे तो दिखा नहीं मेरे परिवार या रिश्तेदार की किसी की नागरिकता गई हो। अगर मैं इस देश का हूँ, मेरे बड़े पुरखे इस देश के हैं, तो मुझे क्या डरने की जरूरत है? खतरा नहीं हुआ और वो बात धरी की धरी लगी उनकी। तो ऐसे ही है, इसमें भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, डरा रहे हैं, बस इतनी सी बात। वेलकम बैक टू यू सर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा सऊद खान नाम है। क्या कहना चाहेंगे, बिल अब कानून बनने वाला है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार है, अब मुसलमान तबका इसका स्वागत कर रहा है या अभी भी मन में कहीं ना कहीं कोई कसक है? नहीं, मुसलमान तबका जो है स्वागत कर रहा है। जो उन लोगों को परेशानी है जो इससे निजी फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे मौलाना है, जो इमाम है और मुफ्ती हैं, वो बैठे हुए हैं मदरसों में और कब्जा करके, और वो निजी अपना पर्सनल फ़ायदा हो रहा है उनको, वो लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी आम जनता इससे खुश है क्योंकि आने वाले टाइम में इनसे फ़ायदा ही होगा। आपको लग रहा है, क्योंकि मुसलमान तबके, जैसे कि सर ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी कम है अभी भी, और जैसे ये बिल आया, इसके संशोधन के जब पॉइंट जो है हमने जब संसद में चर्चा भी हो रही थी, तब भी ये माना जाता है कि भाई मुसलमान तबका जो है वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता है, लेकिन ऐसी जो चर्चाएं होती हैं उनमें भाग नहीं लेता है। सरकार क्या बोल रही है, उसके पेपर वर्क क्या है, कह रहे उन चीज़ों में वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। यही कारण होता है कि उसे बाद में भड़काना आसान हो जाता है। भाई, देश आज़ाद हुआ जब से ये वक्फ बोर्ड की जो है संपत्तियाँ हैं, और जितनी सरकारें आई हैं और गई हैं उसमें उनके नुमाइंदे होते हैं। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, राजनीति में जब से मैं जुड़ा हूँ, तो मुस्लिम चेयरमैन ही बने। मैं उन चेयरमैनों से एक सवाल है मेरा आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने आम जनता के लिए क्या करा? भाई 15 साल से कोई चेयरमैन बैठा है, कोई 10 साल से चेयरमैन बना हुआ बैठा हुआ है, तो उन्होंने जो है मुस्लिम इदारों के लिए करा क्या है? बस खाली मलाई खाई है और आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। अपनी जेब भरी हुई है और पर्सनल अपने रिश्तेदारों का काम करा है उन्होंने और अपनी जेब भरी है। तो आप शाहीन बाग में भी इस वक्त खड़े हैं, शाहीन बाग से आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बिल के कानून बनने के बाद? बिल्कुल अमन और शांति है, यहाँ कोई ऐसा माहौल बिगड़ा नहीं है, और जो है मुसलमान इसका स्वागत ही कर रहे हैं। और वो जो कानून बना है तो सरकार ने बनाया है कानून, तो कुछ सोच समझ के ही बनाया है। क्योंकि एक सांसद है वो खड़े होकर कहने लगे कि मुसलमान तो इस कानून को नहीं मानेगा, तो अमित शाह ने थोड़ा सख्त लहजे में भी कहा है कि देश का कानून है, संसद का कानून है, मानना पड़ेगा। भाई कानून का स्वागत करना पड़ेगा, सबका जो है स्वागत करना पड़ेगा जो है, क्योंकि कानून बना है तो बहुत सोच समझ के कानून बनाया है सरकार ने। और मेरी अपनी सोच ये है कि इस कानून से जो है फ़ायदा ही होगा लोगों को। फायदा ही होगा। देखिए, अब ये हम शाहीन बाग में मौजूद है और यहाँ से देश के तमाम मुसलमानों को एक संदेश दिया गया है मुस्लिम भाइयों के द्वारा कि बिल जो है आपके हक में है, आपके हकूक़ को नहीं छीन रहा है, और इसलिए आपको जो है कहीं ना कहीं ये ख्याल रखना है कि ऐसा कुछ भी आप ना करें। क्या कहना चाहेंगे आप? बोल तो दिया इन्होंने। ठीक, बिल्कुल। तो देखिए, एक संदेश मिला है, शाहीन बाग से संदेश है कि तमाम देश के मुसलमान इस बिल को पढ़े, समझे, इसके क्या क्या पॉइंट्स है, आप उनको जाने कि किस प्रकार से बिल जो है आपके हक के लिए, और तमाम जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो आपका फायदा उठा रहे हैं, आपको सड़कों पे इकट्ठा करके आपके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, उनसे बचे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।